हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट मोशन एंड टाइम, जो कि क्लास 7 साइंस का टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं टाइम के बारे में बताना चाहूँगी। हम सबको पता है कि हम टाइम को मेजर कर सकते हैं सेकेंड्स में, ईयर्स में, मिनट्स में, ईयर्स में भी कर सकते हैं। उसके अलावा मंथ्स में भी कर सकते हैं, डेज में भी कर सकते हैं। तो ये सारे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ टाइम हो गए, बट इन सब में से एक स्टैंडर्ड यूनिट चूज़ किया जाता है और टाइम के लिए वो स्टैंडर्ड यूनिट है सेकेंड्स। जैसे कि हम सबको पता है लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, तो उसी तरीके से स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम, जैसे कि हम एसआई यूनिट बोलते हैं, वो टाइम के लिए है सेकेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पहले तो बात करूं कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, तो हम ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है जिसके की कंपैरिजन में हम कुछ भी चीज़ को जो है मेजर कर सकते हैं, बी इट लेंथ, बी इट टाइम। सो मेजरिंग टाइम, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज अ फिक्स्ड क्वांटिटी विथ विच वी कैन कंपेयर एन अननोन क्वांटिटी। तो हम फिक्स्ड क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला 1 सेकेंड। अब इसके कंपैरिजन में अगर सपोज इसका 10 टाइम्स हो गया है तो वो 10 सेकेंड हो जाएगा। सो विच वी नीड टू मेजर एन इवेंट दैट अकर्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक। तो पीरियोडिक क्या होता है? कोई ऐसा इवेंट जो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद हो। तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप सब स्कूल जाते हैं तो आपके स्कूल में जो बेल होती है वो बजती है। एक पीरियड के बाद जब सेकंड पीरियड होता है तो बेल बजती है, सेकंड पीरियड के बाद थर्ड पीरियड होता है फिर से बेल बजती है। सो ये जो बेल बज रही है, मैं इस बेल के बजने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, सपोज एक पीरियड होता है 30 मिनट्स का, यानी कि हम बात करें कि 30 मिनट्स के बाद बेल बजेगी, फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स के बाद बेल बजेगी। तो ये जो इवेंट है ये क्या हुआ? पीरियोडिक। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही फिर से बेल बजेगी। सो सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर नोन एज पीरियोडिक। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हर साल एक फुटबॉल मैच खेला जाता है किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में, तो सपोज अगर वो हर जनवरी, एवरी जनवरी ऑफ एवरी ईयर में खेला जाता है, तो हम इस पीरियड को अगेन बोलेंगे कि ये इवेंट जो है ये पीरियोडिक है। बट इसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो 1 ईयर है। बट आपके स्कूल में जो पीरियड्स होते हैं जब बेल बजती है तो उसका टाइम होता है 30 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपने आई एम श्योर ये देखा होगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये टाइम मेजर करने के काम आता था पहले, जब वॉच और क्लॉक इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स या इस टाइप के डिवाइसेस अवेलेबल नहीं थे। तो ये माना जाता था कि इसमें एक बार सैंड भर दी और फिर सैंड नीचे आ गई, तो जब तक पूरी सैंड नीचे नहीं आती तब तक 1 घंटा नहीं होता। जब पूरी सैंड नीचे आ जाती थी तो 1 घंटा हो जाता था, फिर इसको इन्वर्ट करके रख दिया जाता था। फिर से जब सैंड पूरी नीचे आ जाएगी तो फिर से ऐसा मान लिया जाता था कि हाँ अब 1 और घंटा हो गया। तो इस तरीके से टाइम को मेजर करते थे पुराने ज़माने के लोग। बट अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जिससे कि हम मेजर करते हैं, जैसे कि हमारी वॉचेस, जैसे कि हमारे घर में लगी हुई क्लॉक्स, वॉल क्लॉक्स। तो आई होप टाइम को मेजर कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। एक पेंडुलम क्लॉक वही है जिसे कि हम आज यूज़ करते हैं। हमारे वॉल में जो क्लॉक होती है वो पेंडुलम क्लॉक होती है। अब पेंडुलम क्लॉक का क्या मतलब है? आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें एक पेंडुलम अटैच्ड है और ये पेंडुलम ये सेंटर पोजीशन के आसपास टू एंड फ्रो मोशन में घूमता रहता है। तो ये जो पेंडुलम एक ऑसिलेशन करता है यहाँ से यहाँ, फिर दूसरा ऑसिलेशन करता है यहाँ से यहाँ, फिर तीसरा ऑसिलेशन करता है एंड सो ऑन। तो क्या लगता है आपको, हर एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता होगा वो फिक्स्ड होगा कि वेरिएबल होगा? जी हाँ, आप सबको पता है कि एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगेगा दूसरा ऑसिलेशन करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। यस और नो? सो अब हम देखते हैं पेंडुलम क्लॉक के बारे में। A pendulum clock is a weight hung from a fixed point in such a way that it can swing freely. So you can see it is swinging freely. Motion of a pendulum is periodic. A swinging pendulum takes a fixed time to complete an oscillation, that is one to and fro motion. तो फ्रेंड्स, ये जो पेंडुलम का मोशन होता है यहाँ से यहाँ,
फिर यहाँ से यहाँ। तो ये जो मोशन होता है ये टू एंड फ्रो मोशन होता है, जिस जगह से ये जा रहा है फिर लौट करके वहीं आता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक ऑसिलेशन। जब ये यहाँ से ही स्टार्ट करके यहाँ लौटता है तो हम इसको एक ऑसिलेशन बोलते हैं। और हर एक ऑसिलेशन पीरियोडिक होती है, यानी कि एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है फिर दूसरी ऑसिलेशन में भी उतना ही टाइम लगता है। तो आप सबको मैं बता चुकी हूँ, ये जो पोजीशन होती है जहाँ से ये स्टार्ट करता है ये मीन पोजीशन होती है, और फिर ये यहाँ पे एक्सट्रीम पे जाता है, और फिर ये यहाँ पे एक्सट्रीम पे जाता है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं और ये मीन पोजीशन होती है। So let's see, the time a pendulum takes to complete one oscillation is called its time period। तो एक oscillation complete करने के लिए जो टाइम एक पेंडुलम लेता है वो उस पेंडुलम का क्या होता है, टाइम पीरियड। The number of oscillations a pendulum makes in 1 second is called its frequency। एक सेकेंड में पेंडुलम जितने ऑसिलेशंस करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाई है, क्योंकि मैं डेली जो है जॉगिंग के लिए जाती हूँ, तो मेरी जॉगिंग फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। और अगर कोई वंस अ मंथ जाता है जॉगिंग के लिए तो उसकी जॉगिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो हो जाएगी। तो आई होप फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको समझ आ गया होगा। Thus frequency is 1 upon time period। तो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1 upon टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को हम दिखाते हैं स्मॉल f से और टाइम पीरियड को हम दिखाते हैं कैपिटल T से। यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड एंड इट्स सिंबल इज एस। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि टाइम को हम मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट इज सेकेंड्स, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको पेंडुलम समझ में आ गया हो, और पेंडुलम क्लॉक का मोशन पीरियोडिक क्यों है आपको ये समझ में आ गया हो। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैसे रिलेटेड है ये भी आपको समझ में आ गया है। मेजरिंग टाइम इंटरवल्स। तो हम टाइम कैसे मेजर करते हैं। अब हम अगर आज के ज़माने की बात करें तो हम जो है हर एक सेकेंड, हर एक माइक्रो सेकेंड का हिसाब दे सकते हैं। जनरली अगर हम बात करें हमारे घर में जो वॉच जो क्लॉक्स होती है या हम जो रिस्ट वॉचेस पहनते हैं, तो उसमें से जो साउंड आती है वो हर एक सेकंड की आती है। जब एक साउंड आती है तो हमें पता है 1 सेकंड हो गया, फिर दूसरी बार, फिर दूसरा सेकंड। तो इस तरीके से सेकंड्स के फॉर्म में हम जो है हमें पता चलता रहता है जैसे जैसे एक एक सेकंड पास होता है। पर अगर मैं बात करूँ रेस की, जब भी कहीं किस रेस का कंपटीशन होता है तो आपने जो है एथलीट्स के हाथ में देखा होगा कि जब वो रनिंग करते हैं तो जब वो एंड पॉइंट पर पहुंचते हैं तो जो वहाँ पर टाइम नोट किया जाता है वो नोट किया जाता है यूजिंग अ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच जो है हर एक माइक्रो सेकेंड को भी नोट कर सकता है। तो इसीलिए इस एक्यूरेसी की वजह से रेसेस और कॉम्पिटिशन्स में हम यूज़ करते हैं स्टॉप वॉच, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस पे एक स्टॉपर होता है, जैसे ही एक एथलीट जो है फर्स्ट आ जाता है इसको यहाँ पे प्रेस कर दिया जाता है और उससे उस एथलीट का टाइम नोट हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो मैकेनिकल क्लॉक्स एंड वॉचेस आर यूज। हम सबको पता है हम हमारे घरों में क्या यूज़ करते हैं, वॉचेस यूज़ करते हैं या क्लॉक्स यूज़ करते हैं। Stop clocks, stop watches and electronic stop watches are used to measure time intervals during scientific experiments और sports events। तो sports events में भी हम देखते हैं कि क्या कैसे measure किया जाता है, जैसे कि हमने अभी रेसेस में या किसी भी और sports event में जो है हम यूज़ करते हैं stop watches। सो आई होप टाइम को कैसे measure किया जाता है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं वो आपको समझ में आ गया है। मोशन एंड स्पीड। तो अब हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे अबाउट मोशन एंड स्पीड। तो अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज मैं यहाँ पर इफ आई एम स्टैंडिंग, तो क्या मेरा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है क्या वो चेंज हो रहा है विद टाइम। अभी टाइम पास होता जा रहा है बट मैं एक ही जगह पे खड़ी हूँ। सो एम आई सेट टू बी इन मोशन? नो, क्योंकि मैं मूव कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा डिस्टेंस ही कुछ ट्रैवल नहीं हो रहा है, टाइम तो बीतता जा रहा है। बट इफ़ आई स्टार्ट वॉकिंग तो मैं कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करूँगी और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वक्त लगेगा, यानी टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड
डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड। तो मेरी स्पीड क्या होगी, मैं जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हूँ डिवाइडेड बाय उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए मैंने जितनी स्पीड ली है, जितना टाइम लिया है, वो मेरी स्पीड हो जाएगी। सो द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स इन यूनिट टाइम। तो फ्रेंड्स स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। तो फ्रेंड्स डिस्टेंस को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, अगर मैं बोलूँ मैं 1 मीटर चली, मैं 2 मीटर चली, जो रेस होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस। तो डिस्टेंस को हम ट्रैवल करते हैं मीटर्स में। सो डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड इन मीटर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। और टाइम जो है वो मेजर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हम करते हैं सेकेंड्स में, जिसको कि हम डिनोट करते हैं s से। तो फ्रेंड्स स्पीड क्या हुई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई फ्रेंड्स, मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी moving along a straight line remains constant or does not change with time, the speed is the body is said to be in uniform motion। कहने का ये मतलब है कि सपोज मैंने यहाँ से जो है वॉक करना स्टार्ट किया और मैंने 10 मिनट्स में जो है मैंने कवर किए 100 मीटर्स। फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में यानी टोटल जब 20 मिनट्स हो गए फिर मैंने डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर्स। फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में यानी कि टोटल 30 मिनट्स हो गए फिर मैंने डिस्टेंस कवर किया अगेन 100 मीटर्स। तो मेरा जो मोशन है वो कैसा हो गया फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म, कि 10 मिनट में मैं 100 मीटर ही चल रही हूँ। तो ये जो है ये यूनिफॉर्मिटी से मैं चल रही हूँ और इस टाइप के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बट सपोज मैंने इनिशियल 10 मिनट्स में स्टार्ट किया और मैंने 100 मीटर चला और दूसरे 10 मिनट्स में मैं थक गई और मैंने सिर्फ 50 मीटर चला। तो नेक्स्ट 10 मिनट्स में मैं और थक गई, मैंने सिर्फ 20 मीटर चला। तो फ्रेंड्स इस टाइप के मोशन में यूनिफॉर्मिटी तो है ही नहीं, तो इस टाइप के मोशन को कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। If a body changes its direction of motion or if its speed changes with time, then it is no longer said to be in uniform motion, its motion becomes non-uniform। तो I hope uniform और non-uniform motion जो है आपको क्लियर हो गया। तो अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम यानी कि स्पीड किसी भी बॉडी की कांस्टेंट रहेगी तो वो यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगी। मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि हम कार की बात करें तो ये हमने एक कार का ही आपका बना रखा है स्पीडोमीटर। कार में स्पीड मेजर कर सकते हैं हम, जब कार चलाते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्पीड कितनी स्पीड पे हम चल रहे हैं। तो सपोज अगर मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही हूँ और मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही चले जा रही हूँ तो मेरा स्पीड कांस्टेंट है। तो इस टाइप के मोशन को यानी मेरी कार के मोशन को मैं कहूँगी यूनिफॉर्म। बट सपोज अगर मैं सिटी में हूँ, अगर मैं किसी भी सिटी में हूँ या मार्केट में हूँ जहाँ पर जो है मुझे ब्रेक लगानी पड़ेगी, तो शुरू में तो मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही थी, बट बीच में मेरी स्पीड 10 भी हुई, 5 भी हुई, फिर से 20 भी हुई, फिर 30 भी हुई, तो मेरी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो इस टाइप के मोशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब हम हाईवे पे जाते हैं तो हमारी स्पीड जो है जनरली कांस्टेंट रहती है, तो वो एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन का। और जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमारी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट मोशन एंड टाइम। ये क्लास 7 साइंस का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स मैंने हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको मोशन और टाइम के बारे में बताया था, टाइम को कैसे मेजर करते हैं ये भी बताया था। मोशन के अंडर मैंने आपको स्पीड के बारे में बताया था, जिसमें कि मैंने आपको ये बताया था कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे स्पीड के ऊपर बेस्ड। The distance between two cities is 1416 kilometers. How much time will it take a train to cover this distance at an average speed of 59 kilometer per hour? हमें स्पीड दी है 59 किलोमीटर पर आवर और हमें डिस्टेंस दिया है 1416 किलोमीटर और हमसे जो पूछा गया है वो है टाइम।
तो हम सबको पता है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फ्रेंड्स, स्पीड मुझे दी हुई है 59 किलोमीटर पर आवर। तो अगर स्पीड है 59 और डिस्टेंस है 1416, तो फ्रेंड्स टाइम कितना होगा ये मुझे निकालना है। यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, टाइम को इधर ले जाऊँगी और 59 को इधर ले आऊँगी, तो मेरे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज टाइम इज इक्वल्स टू 1416 अपॉन 59। तो फ्रेंड्स, हम सबको 59 का टेबल तो नहीं आता है, बट स्टिल हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 60 या 6 का टेबल तो हमें आता है, तो 6 2 ज़ा 12 होता है, तो 59 2 ज़ा 118 होगा। तो 141 से 118, तो मेरे पास आ जाएगा 59 2 ज़ा। अब 141 माइनस 118 करूँगी तो आएगा कितना, 23, और 59 4 ज़ा होता है 236। तो हमारा आंसर हो जाएगा कट करके 59 24 ज़ा 1416। तो फ्रेंड्स, हमारा फाइनली आंसर हो गया है 24 आवर्स। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। मेरा आंसर मैंने आवर्स में दिया है। अगर आपसे कोई पूछे कि आवर्स को सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आइए हम वो कन्वर्जन सीखते हैं। हम सबको पता है 1 hour has how many minutes? 60 minutes. And we all know 1 minute has how many seconds? 60 seconds. तो फाइनली 60 मिनट्स में फ्रेंड्स कितने सेकेंड्स होंगे? 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो आई होप 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स। ये आपको समझ में आ गया हो। So if 1 hour equals to 3600 seconds, then 24 hours is equals to how many seconds? क्या हम इसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 इंटू 3600 सेकेंड्स। आई एम श्योर आप इस मल्टीप्लिकेशन को आगे कर लेंगे और अपना आंसर सेकेंड्स में निकाल लेंगे। सो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया हो। अब हम हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। Question 2. A car traveling at an average speed of 55 km per hour takes 5 hours to reach town B from town A. Find the distance between A and B. तो हम ये कह रहे हैं कि टाउन A से टाउन B तक जाने में तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। कार की जो स्पीड है वो है 55 किलोमीटर्स पर आवर और जो टाइम लग रहा है वो है 5 आवर्स और स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे को ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो टाउन ए और टाउन बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है और इस क्वेश्चन में हमारे पास स्पीड है 55 और डिस्टेंस हमें निकालना है, तो फ्रेंड्स टाइम तो हमें गिवन है, टाइम है 5 आवर्स। तो अगर मैं इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। सो डिस्टेंस कितना होगा फ्रेंड्स? 55 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो क्या आप ये सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 27। तो आपका आंसर हो गया 275 किलोमीटर्स। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में से अगर कोई भी दो चीज़ दी हो तो हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। सो ये हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए। अब फ्रेंड्स, एक और तरीका है स्पीड निकालने का, विच इज़ यूजिंग अ ग्राफ। तो लेट्स प्रोसीड टू ग्राफिकल मेथड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फ्रेंड्स,
स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ मुझे स्पीड देगा। तो आप पूछेंगे ये ग्राफ होता क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। किसी भी ग्राफ में दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस। मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस को लिया है टाइम एंड वाई एक्सिस को लिया है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जब मैंने प्लॉट किया तो वो ग्राफ मुझे देगा स्पीड। तो हम थोड़ा सा और ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन डिफरेंट वेज। द मोशन of a body is best represented in the form of a line graph। तो हम ग्राफ के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोशन को। और लाइन ग्राफ क्या होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि एक लाइन के फॉर्म में हो। A graph has two axes or two lines drawn perpendicular to each other. Each line represents one quantity. In a distance time graph, the horizontal line represents the time axis and the vertical line represents the distance axis। तो इस ग्राफ को अगर मैं ध्यान से स्टडी करूं तो ये 50, 100, 150 ये क्या है, डिस्टेंस है, और ये जो है ये क्या है, टाइम है, 1, 2, 3, 4। तो सपोज मैंने बोला कि टाइम तो मैं मेजर कर रही हूँ सेकेंड्स में और डिस्टेंस में मेजर कर रही हूँ मीटर्स में, तो मैंने टाइम के बाजू में उसकी यूनिट्स लिख दी, डिस्टेंस के बाजू में उसकी यूनिट्स लिख दी। तो एक सेकेंड में 50 मीटर्स, एक सेकेंड टाइम, एक सेकेंड में 50 मीटर्स डिस्टेंस कवर हुआ। 2 सेकेंड के टाइम में 100 मीटर्स डिस्टेंस कवर हुआ। 3 सेकेंड के टाइम में 150 मीटर्स डिस्टेंस कवर हुआ। सो ये जो है ये हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जो कि मुझे क्या देते हैं, स्पीड। तो ये मुझे स्पीड कैसे देगा, आइए हम देखते हैं। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इस पे बेस्ड अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि स्पीड कैसे निकालनी है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी वाज रिकॉर्डेड आफ्टर every 1 second for 4 seconds. The data is given in the table. How would you represent it graphically and find the speed of the body? So time is 0 second, tab distance is also 0. Time is in seconds, distance is in meters. Then time is 1 second, यानी 1 second हुआ तो distance cover हुआ 3 मीटर। फिर दूसरा सेकेंड हुआ और 3 मीटर्स कवर हो गए तो टोटल डिस्टेंस हो गया 6 मीटर्स। फिर और 3 मीटर और 1 सेकेंड के बाद डिस्टेंस हो गया 9 मीटर्स। फिर और 1 सेकेंड के बाद डिस्टेंस हो गया 12 मीटर्स। तो क्या आपको यूनिफॉर्मिटी नज़र आ रही है? 1 सेकेंड में 3 मीटर तो 2 सेकेंड में 6 मीटर, तो 3 सेकेंड में 9 मीटर और 4 सेकेंड में 12 मीटर। तो ये तो काफ़ी यूनिफॉर्म लग रहा है मोशन इस बॉडी का, ये जो मूविंग बॉडी है। तो क्या अब हम इसके लिए ग्राफ बना सकते हैं? जी हाँ, हमने तो यही पढ़ा है कि डिस्टेंस को हमें लेना है वाई एक्सिस पे और टाइम को लेना है एक्स एक्सिस पे। तो सपोज मैंने यहाँ पर बनाया टाइम, डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर्स में और टाइम दिया हुआ है सेकेंड्स में, तो हमने ब्रैकेट में यूनिट लिख दी। अब हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ बनाना। तो 0 जब टाइम है, ये जो पॉइंट है ये 0 को डिनोट करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं तब टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है। अब जैसे 1 सेकेंड हुआ, ये हुआ 1 सेकेंड। मैं यहाँ पर सेकेंड इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेकेंड ब्रैकेट में लिख दिया है। फिर टाइम होगा 2 सेकेंड, फिर टाइम होगा 3 सेकेंड, फिर टाइम होगा 4 सेकेंड। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, मैंने टाइम लिख दिया है। अब डिस्टेंस लिखती हूँ
डिस्टेंस है 3, 6, 9, 12। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मैंने दो जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाई है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे टाइम दिखाया है और वर्टिकल लाइन पे डिस्टेंस दिखाया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो मैंने ये डेटा को यूज करके यहाँ पे डेटा को प्लॉट कर दिया। अब मैं बनाऊंगी ग्राफ। तो फ्रेंड्स, एक सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो है 3 मीटर। तो मेरा पहला डॉट लगेगा यहाँ। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं 2 सेकेंड में 6 मीटर, तो दूसरा डॉट लगेगा मेरा 2 सेकेंड में 6 मीटर। फिर तीसरा डॉट लगेगा मेरा 3 सेकेंड में 9 मीटर, और चौथा डॉट 4 सेकेंड में 12 मीटर। क्या आप इन चारों डॉट्स को समझ पा रहे हैं कि मैंने इस ग्राफ से इन्हें कैसे बनाया है? अब जब मैं इन्हें एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरा ग्राफ। तो आइए ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके का कुछ मेरा ग्राफ आ रहा है, जो कि मुझे शो कर रहा है कि 1 सेकेंड में 3 मीटर, 2 सेकेंड में 6 मीटर, 3 सेकेंड में 9 मीटर और 4 सेकेंड में 12 मीटर। सो दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एंड दिस स्ट्रेट लाइन shows that this motion is uniform motion. अगर ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता तो ये सीधी नहीं लाइन, ये कहीं यहाँ इधर मुड़ जाती या उधर मुड़ जाती, बट ये तो स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या दिखाता है, यूनिफॉर्म मोशन। और ये तो हम डेटा से भी देख पा रहे हैं, 1 सेकेंड में 3 मीटर हो रहा है तो दूसरे सेकेंड में 6 मीटर, तीसरे सेकेंड में 9 मीटर, एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है। अब हम इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। The distance time graph of a body in uniform motion is always a straight line. तो जैसे कि हमने पढ़ा, the distance time graph for a uniform motion is always a straight line. तो what is the speed of the body from the graph? तो अगर मुझे स्पीड कैलकुलेट करनी है तो मुझे क्या करना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस ग्राफ देखा था जिसमें मैंने यहाँ पर डिस्टेंस डाला था और यहाँ पर मैंने टाइम डाला था, तो मैंने ये देखा था कि यहाँ पर जब टाइम 1 सेकेंड था तो हमारा, जब यहाँ पर टाइम 1 सेकेंड था तो हमारा जो डिस्टेंस था वो कितना था फ्रेंड्स, हमारा डिस्टेंस था 3 मीटर्स। फिर जब हमारा टाइम 2 सेकेंड्स हुआ तो हमारा डिस्टेंस हुआ 6 मीटर्स, एंड सो ऑन। तो क्या अब आप इस ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकाल सकते हैं? जी हाँ, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस जब 6 है तब टाइम 2 है, तो 6/2 विल गिव मी द स्पीड। तो फ्रेंड्स, स्पीड कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड। तो आप बोलेंगे मैम 6 और 2 से ही क्यों, 3 और 1 से भी तो स्पीड निकाली जा सकती है। बिल्कुल सही, अगर मैं स्पीड निकालूं 3 और 1 से तो आप मुझे बताइए हम कैसे निकालेंगे। हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो 3 मीटर डिस्टेंस है कितने टाइम में,
1 सेकेंड में, तो हमारी स्पीड फिर से क्या हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए ये स्पीड और ये स्पीड मैच कर रही है, क्योंकि स्पीड तो क्या थी यूनिफॉर्म, क्योंकि ये ग्राफ कैसा है स्ट्रेट लाइन। तो आई होप आपको स्पीड निकालना आ गया है न्यूमेरिकल्स में भी और इस ग्राफ को यूज़ करते हुए भी। सो दिस completes our chapter. In our next video हम इस chapter के frequently asked questions पढ़ेंगे. Till then, thank you. Hello everyone, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे about motion and time. इस चैप्टर को हम डिटेल में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और अगर आपने इसकी वीडियोस मिस कर दी हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर उन्हें वो आपको मिल सकती हैं। वहाँ आपको क्लास 4th to 12th के सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स भी मिल सकते हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम देखेंगे और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस की टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, यानी कौन से इसमें से फॉल्स है हमें ये बताना है। सो द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। एवरी ऑब्जेक्ट्स मूव विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब हम कार से जाते हैं तो अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो हमारी कार की स्पीड कम हो जाती है और वही अगर हम हाईवे पे जाए तो हमारी कार की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो क्या स्पीड कांस्टेंट रहती है? नहीं। सो दिस इज़ फॉल्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ इज़ मेजर्ड इन किलोमीटर्स। जी हाँ, 2 सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मीटर में नहीं किलोमीटर में मेजर करते हैं। The time period of a given pendulum is constant. अगर कोई एक पर्टिकुलर पेंडुलम है, आपके घर में जो क्लॉक है उसका जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड हमेशा फिक्स्ड होता है। सो दिस फॉर अ गिवन पेंडुलम इज ट्रू। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन is expressed in meter per hour. No, the speed of a train is expressed in terms of kilometers per hour because meter एक बहुत ही छोटा यूनिट होता है। So again this is false. Next, the distance between 2 stations is 240 kilometers. A train takes 4 hours to cover the distance. Calculate the speed of the train. तो हम सबको स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इफ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम तो डिस्टेंस 240 किलोमीटर्स है और टाइम 4 आवर्स है। अब हमें 4 का टेबल पता है कि 4 हाउ मेनी टाइम्स इज 24, तो हमें पता है 4 × 6 इज 24। तो आपका आंसर हो गया 60 और यूनिट्स क्या हो गई जो यूनिट्स थी किलोमीटर और आवर, तो स्पीड की यूनिट्स क्या हो जाएंगी किलोमीटर अपॉन आवर, यानी इसको हम बोलते हैं किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर हो गया 60 किलोमीटर्स पर आवर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। स्पीड कैलकुलेट करते हैं बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो द आंसर इज 60 किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट, Salma takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. If the bicycle has a speed of 2 meter per second, calculate the distance between her house and school. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। एक जो इसमें छोटी सी चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए थी वो ये थी कि यहाँ पर टाइम मिनट्स में दिया और यहाँ पे स्पीड की यूनिट में मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो सेकेंड और मिनट्स दो अलग अलग यूनिट्स यूज़ की गई हैं इस क्वेश्चन में टाइम की। बट मैं अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगी तो मैं उसमें जो है यूनिट्स फॉलो करूँगी, एक ही यूनिट फॉलो करूँगी। सपोज मैंने टाइम लिया है तो मुझे पता है, मैंने अभी अभी देखा द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, तो मैं इस मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लूँगी ताकि जो मेरा डिस्टेंस है वो मीटर्स में आ सके। देखते हैं कैसे। हमको पता है कि टाइम जो ले रही है सलमा दैट इज़ 15 मिनट्स और हमने बोला कि हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि स्पीड का जो यूनिट है वो सेकेंड्स में है। तो अब हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 15 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होंगे 15 × 60। तो अब हमें 15 × 6 करना होगा। हम सबको पता है 15 5 = 75, तो 15 6 वुड बी 90।
तो इट विल बी 900 सेकेंड्स। तो टाइम तो मैंने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया और स्पीड मुझे पता है गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है डिस्टेंस, और मुझे पता है अभी हमने पढ़ा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो क्या मैं निकाल सकती हूँ स्पीड तो मुझे गिवन है 2 और डिस्टेंस मुझे निकालना है और टाइम है 900। अब यहाँ पे स्पीड मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे टाइम सेकेंड है, तो जब ये 900 यहाँ जाएगा तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा 1800, बट यूनिट रह जाएगी मीटर, क्योंकि सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो चुका है। पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि इसको किलोमीटर्स में बताइए, तो आई एम श्योर आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। सो 1800 meters would be equals to 1.8 किलोमीटर। तो आप आंसर मीटर या किलोमीटर किसी भी यूनिट्स में दे सकते हैं, although the standard unit is meter as far as distance is concerned। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया हो, और ये न्यूमेरिकल्स जो है इस चैप्टर में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। which of the following relations is correct? तो हमें पता है स्पीड डिस्टेंस और टाइम का क्या रिलेशन होता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें डायरेक्टली वो ही देख लेना चाहिए। तो हमारा आंसर हो गया स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हमें और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये इस टाइप के MCQ क्वेश्चंस अगर आए तो हमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का बेसिक यूनिट होता है मीटर और अपॉन टाइम का होता है सेकेंड्स। तो आपका आंसर हो गया मीटर पर सेकेंड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स फॉर 15 मिनट्स। ध्यान से यहाँ देखिए, यहाँ पर आर है और यहाँ पे अगेन मिनट्स है, यानी कि यहाँ पे फिर से कन्वर्जन रिक्वायर्ड होगा। एंड द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। तो अब हमसे टोटल डिस्टेंस पूछा गया है और हमें दिख गया है कि डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर्स में है। तो अब हमारा आंसर किस यूनिट में निकलना चाहिए, किलोमीटर्स में। सो हाउ विल वी अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन? तो सबसे पहले जो कार है वो मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर, यानी 40 किलोमीटर एक घंटे में। तो अगर एक घंटे में 40 किलोमीटर्स है तो एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, यानी कि 60 मिनट्स में जो है हमारा 40 किलोमीटर जो हमारी कार है वो मूव कर रही है। तो 15 मिनट्स में कितना कवर करेगी, तो 15 मिनट्स में मैं सपोज कह लेती हूँ x कवर करेगी। और अब हम यूज़ करेंगे यूनिटरी मेथड। तो अगर 40 किलोमीटर 16 मिनट्स में है तो 15 मिनट्स में x किलोमीटर्स होंगे। तो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। दिस मेथड इज नोन एज यूनिटरी मेथड। सो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ पे मैंने 0 से 0 कैंसिल किया और मुझे पता है कि ये 3 के टेबल से भी जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20 बाई 2। ये मेरा आंसर आ गया 10 किलोमीटर, राइट। अब मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूँगी, विच इज़ नेक्स्ट। अब उसकी जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स, यानी कि 60 किलोमीटर वो चला एक घंटे में, यानी कि 60 मिनट्स में। तो 15 मिनट में वो कितना चलेगा, x किलोमीटर्स। अगेन हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगी 15 इंटू 60 बाई 60।
तो x की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, 60 से 60 कैंसिल, 15 किलोमीटर्स। तो यानी कि क्या हुआ, इनिशियली 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स से वो चला 10 किलोमीटर, और उसके बाद 60 किलोमीटर पर आवर से 15 मिनट्स चला तो 15 किलोमीटर। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना है, तो फ्रेंड्स टोटल निकालने के लिए तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 15 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 25 किलोमीटर। ये आपके पास आंसर आ गया। सो दिस इज अ टाइप ऑफ गुड क्वेश्चन. In the figure, it shows the distance time graph for the motion of two vehicles A and B. Which of them is moving faster? तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि A और B दो ग्राफ्स, दो अलग अलग कार्स की स्पीड को डिनोट करें, क्योंकि एक ही ग्राफ में दो अलग अलग हमने लाइंस बनाई है, तो ये दो ग्राफ्स को हमने कंबाइन करके एक ग्राफ बना दिया। अब हमको करना क्या है, हमको ये बताना है कि स्पीड किसकी ज़्यादा है। तो अगर मैं बोलूँ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक गिवन टाइम पे अगर मैं बात करूँ स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। सपोज अगर मैं कंपेयर करूँ, जब मैं टाइम को फिक्स कर दूँ, तो सपोज आई फिक्स द टाइम, यहाँ पे जो टाइम है ये मैंने फिक्स कर दिया, ये टाइम कुछ भी हो, 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड या कोई कुछ भी हो, इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब इस टाइम पे मैं देखूंगी कि किसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो सपोज मैंने ये टाइम फिक्स कर दिया, अब इस टाइम पे मैं देखूंगी कि किसका डिस्टेंस ज़्यादा है। ये ग्राफ A से कब टकराया और ये ग्राफ B से कब टकराया, ये टाइम वाला पॉइंट, सपोज ये 10 सेकेंड है टाइम, तो 10 सेकेंड ग्राफ B से इधर पे टकराया जब डिस्टेंस आपका है सपोज ये, और ग्राफ A से इधर टकराया जब डिस्टेंस है सपोज ये। तो अब आप ही बता दीजिए कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है। जब हम यहाँ से ऊपर मूव करते हैं तो वैल्यूज़ बढ़ती जाती है, तो अगर ये 2 मीटर होगा तो मान लो कि ये 8 मीटर होगा। तो अब बता दीजिए अगर एक गिवन टाइम की बात करूँ, सपोज 10 सेकेंड की जैसे मैंने बात करी, तो टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो जिस कार का भी डिस्टेंस ज़्यादा उसी की स्पीड ज़्यादा, और डिस्टेंस ज़्यादा तो मुझे ग्राफ A की वजह से कार A की दिख रही है, तो इसीलिए डिस्टेंस उसका ज़्यादा है तो स्पीड भी उसकी ज़्यादा होगी। तो किस व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है, जिसका कि डिस्टेंस कवर्ड ज़्यादा है, तो योर आंसर इज व्हीकल A। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि अगर मुझे स्पीड पता करनी है तो मैं टाइम को कांस्टेंट रखूँगी, तो स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसी की स्पीड ज़्यादा होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ ट्रक विद स्पीड विच इज़ नॉट कांस्टेंट। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं जो कि कांस्टेंट नहीं है, तो अगर हम देखें स्पीड का कांस्टेंट होने का क्या मतलब है। स्पीड का कांस्टेंट होने का मतलब है, स्पीड का फॉर्मूला हमको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर स्पीड की बात करें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या दिखाता है, स्पीड ही दिखाता है। और अगर मैं बात करूं स्पीड किस केस में कांस्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, डिस्टेंस ही कांस्टेंट है। तो इस केस में अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम वेरी कर रहा है, तो स्पीड भी वेरी करेगी। सो दैट इज़ वाई इन दिस केस द स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट, whereas in this case the speed is constant. As the distance is increasing, time is also increasing. तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए फ्रूटफुल रहे होंगे, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।